न सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। जब आर्य भारत आए तब एक विकसित संस्कृति पहले से यहां मौजूद थी। दक्षिण और शायद उत्तर में भी द्रविड़ सभ्यता फल फूल रही थी। दक्षिण की भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली, लेकिन वो बहुत पुरानी हैं और उनमें साहित्य का अनमोल जखीरा पाया जाता है। हिमालय और दो सागरों के बीच में फैले हिंदुस्तान का आकार तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तरी भारत समंदर से बहुत दूर है। पुराने जमाने में उत्तर के बाशिंदों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी भूमि सरहदों की थी, जिन्हें लांघ कर दुश्मन और हमलावर आया करते थे। लेकिन भारत के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समंदर का लंबा किनारा है। दक्षिण की ओर हिंदुस्तान संवरा कर सिकुड़ता जाता है और कन्याकुमारी में पूरब और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्री तट पर बसने वाले कुदरती तौर से समंदर से जीविका भी पाते थे। मौर्य काल के शुरू से ही जहाजसाजी एक विकासशील उद्योग था। दक्षिण भारत अपनी उम्दा दस्तकारी और उत्पादन के लिए मशहूर था, जिनका वहां से समुद्री व्यापार हुआ करता। दक्षिण के राज्य की समुद्री शक्ति समृद्ध थी और उनके जहाज दूर के मुल्कों तक सामान ले जाते। काल्दिया, बाबिलोन, मिस्र, यूनान और बाद में रोम। जिस समय उत्तर भारत में बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ रही थी, तब तक दक्षिण भारत में पाषाण युग ही चल रहा था। तमिलनाडु में ऐतिहासिक सभ्यता लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब दूर दक्षिण में चोला, पांड्या और चेरा राज्यों की स्थापना हुई। उस दौर में दक्षिण भारतीय कबीले सत्ता पर केंद्रित राज्यों में तब्दील हो रहे थे। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में सिलसिलेवार जानकारी सबसे पहले संगम काल के साहित्य में मिलती है। यह दौर पहली से चौथी सदी ईस्वी तक माना जाता है। तमिल परंपरा के अनुसार 3 साहित्यिक संगम मदुरई में हुए थे। दक्षिण में साहित्यिक संगमों की पुरानी परंपरा थी, जिसकी मिसाल उत्तर भारत में नहीं मिलती।
तमिल संगम के कवि लोक साहित्य के काफी करीब हैं। दरबारी संस्कृत साहित्य से बिल्कुल अलग। किसान का जीवन, गांव का माहौल, शहर का भीड़ भड़क्का और युद्ध की बेरहमी, इन सब का अनुभव करके ही ये कविताएं लिखी गई हैं। संगम काल की कविताएं दो तरह की थीं, अकम और पुरम। ये अकम कविता की एक मिसाल थी। अकम यानी अंदरूनी, भावनाओं की, प्रेम की अंतरंग कविता। पुरम कविता इससे काफी अलग होती है। पुरम यानी बाहरी, सार्वजनिक, जिसमें राजाओं और युद्ध का वर्णन होता है। धर्मकार की घरनी व्याकुल प्रसव वेदना से, सीने को अदबान चलाता सो जाते जीते। धर्मकार की घरनी व्याकुल प्रसव वेदना से, सीने को अदबान चलाता सो जाते जीते। बदतीली बदली के पीछे रवि कुमल आया रे, आया हंसता गाता आया, उत्सव आया रे, उत्सव आया रे। बदतीली बदली के पीछे रवि कुमल आया रे, आया हंसता गाता आया, उत्सव आया रे, उत्सव आया रे। हर पल बिजली वैसी राजा की तलवार, राज जीतने आया दुश्मन भाग रहा है हार। गिरती हर पल बिजली वैसी राजा की तलवार, राज जीतने आया दुश्मन भाग रहा है हार। कमल हार ने राजा का सीना चमकाया रे, आया हंसता गाता आया, उत्सव आया रे, उत्सव आया रे। पुरानी परंपरा के मुताबिक दक्षिण भारत जाने वाले पहले मनुष्य ऋषि अगस्त्य थे, जो आर्य धर्म और संस्कृति अपने साथ लेकर गए। इससे पहले जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो द्रविड़ संस्कृति में से काफी कुछ अपना चुके थे। इस तरह द्रविड़ और आर्य जातियों के आपसी आदान प्रदान से ही भारत की मिली जुली सभ्यता का विकास हुआ। 6ठी सदी ईस्वी तक तमिल प्रदेश पर संस्कृत का काफी असर हो चुका था और वहां की काव्य शैली तेजी से बदलने लगी। तमिल कवि लंबी कविताएं लिखने लगे, जिन्हें संस्कृत नाम काव्य से जाना गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन महाकाव्य है शिलप्पदिकारम, यानी सुहाग के नुपुर। साहित्यिक शैली में रचा यह महाकाव्य फिर भी आम जीवन के काफी करीब है। ये माना जाता है कि ये रचना पहली दूसरी शताब्दी में इलंगो अडिगल ने रची थी, जो चेरा राजा शेंगुट्टू वन के भाई थे। मगर हो सकता है कि इसे कई सदियों बाद लिखा गया। अमर राज कुल के गौरव की, जिसे उठाकर सिर पर
इस पुकारे नगरी की जय हो, इस पुकारे नगरी की जय हो, जय 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 पुहार की जय हो। चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में मणिकन नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जो कई जहाजों का मालिक था। उसकी बेटी कन्नगी बहुत खूबसूरत थी। पुहार में ही मां शट्टुवन नामक एक धनी व्यापारी भी था। उसका बेटा कोवलन एक 16 वर्षीय युवक था। कोवलन और कन्नगी के माता पिता ने उन्हें विवाह सूत्र में बांधने की ठानी। छोटे से नए फूल, प्यारे छोटे से नए फूल। धन्य भाग्य मेरे कि तुम्हें पाया मैंने। अमृत के वरदान सी विचित्र, सागर मंथन के अमृत कलश से भी दुर्लभ। स्वर्ग की अप्सराएं लज्जा से मुंह छिपा लें, ऐसा सौंदर्य। अरे तुम्हें इन आभूषणों और फूल मालाओं की क्या आवश्यकता, जो सौंदर्य को बोझिल करके स्वयं ही खुल उठे। तुम्हारा सौंदर्य तो स्वयं ही एक आभूषण है, खरा, पवित्र, अद्वितीय। कितनी शांति है, बाहर भी मन में भी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कन्नगी, तुम सुखी तो हो?